कोर बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो एक स्लोगन मैंने नोट भी किया, लिटरली यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, और ये है कि नो इफ्स और बट्स ऑन इंडिया ग्लोरियस फ्यूचर। यानी कि कोई भी इफ और कोई भी बट इंडिया के ग्लोरियस फ्यूचर में रुकावट नहीं बनेगा। तो मतलब ये अगर ये होता तो हम ये कर लेते, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं अगर हमारे पास इतना सरमाया होता तो हम ये कर लेते, हमारी आवाम ऐसी होती तो यानी कि हम ये $3 कर लेते। बिलियन का हमें लोन मिल जाता तो हम ये कर लेते, हाँ वो कर हाँ लेते। हाँ मत उसके बाद उनका स्लोगन रहा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इससे पता चलता है कि वो अपने किस तरह इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाया, किस तरह वो उनकी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में काम कर रहे हैं। और फिर हमने देखा कि वो जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा आने वाले टाइम में इंडिया का आयुर्वेद यानी कि मेडिकल सेक्टर कोलैबोरेट करेगा WHO के साथ, और इसका ऑफिस जो है वो इंडिया में होगा। ये भी उन्होंने वादा किया अपनी आवाम से। और मतलब इसके साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस भी अब हिंदुस्तान में अपना ऑफिस रखेंगे। नाइस, ग्रेट। बिल्कुल। उसके बाद एक और जो मुझे बड़ा पसंद आया उनका एक कि एग्रीकल्चर सेक्टर, आपको पता है कि गली गली देहात और हमारे मुल्क में भी इतने गांव हैं, वहाँ की खवातीन हमें पता है कि जिस तरह वो डिप्राइव की जाए। स्लोगन ये होगा 77 इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। यानी कि वो अपनी नेशन को हमेशा प्योरिटी पे रखते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, और इतनी शायद मैं अपने मुल्क के इंडिपेंडेंस डे के लिए भी मैं मेरे एक्साइटेड ना बाहर हूँ। यही कहने वाली थी कि इतना एक्साइटेड शायद हम 14 अगस्त के लिए नहीं थे, क्योंकि सारी ऑडियंस जो है ना वो वहां से लिंक करती है, तो मैं खुद 15 अगस्त के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। अब यानी कि उनको ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं वो। तो जब वो वर्ल्ड लीडर का एक खिताब उनको दिया जाता है ना, तो फिर वो उनकी हर चीज़ यानी कि उनके हर एक प्रोग्राम, हर जो एक प्रोजेक्ट है वो जो स्टार्ट करते हैं उस पे भी उनकी नज़र होती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं उनकी कारकर्दगी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि जिस तरह उन्होंने इंडिया को बड़ा ग्रो किया है। और आज की स्पीच के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जो लाल किला में शुरू की गई। ने वीडियो डाली और वो वीडियो यूं मिलियंस में गई है, आवाम पागल हो गई देख के कि व्हाट द हेल, बुर्ज खलीफा ने हमारा झंडा नहीं डिस्प्ले किया। तो अब देखिए वो पाकिस्तान का तो चले चले हम फ्लैग नहीं लगाया, चले ठीक है, सारी आवाम देख दुख के घर आ गई कि पाकिस्तान का फ्लैग ही नहीं लगाया गया यार। अब दूसरी जानिब एक दिन गुजरा, अब आपको पता है इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था, अब रात 12 बजे इंडिया का जो फ्लैग है वहां पर डिस्प्ले किया गया। ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की। इस तरह तरक्की करते रहें और यूं ही खुश रहें। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हमारे पूरे पाकिस्तान की जानिब से, खासतौर पर मेरा रिबाहा की तरफ से। देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल। आज हम एक दफा फिर से ज्वाइन किया है रिबाहा इमरान ने, जिसको आप लोग बखूबी जानते हैं, पाकिस्तान के YouTube से इनका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच रिबाहा मेरे और मेरी ऑडियंस के लिए टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच महविश कि आपने मुझे इनवाइट किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुझे इनवाइट करती हैं और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिलता है। प्लेयर इज ऑल माइंड रिबाहा, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। एज यू नो आज 15 अगस्त है, जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है, और ना सिर्फ इसको हिंदुस्तान मना रहा है बल्कि बहुत से और मुल्क भी मना रहे हैं। जापान से और भी बहुत से मुल्कों ने आज़ादी ली थी और आज वो भी अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पीएम मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की, तो आज उन्होंने अपनी 10वीं स्पीच लाल किले पे झंडा लहराते हुए दी है। हर 9 दफा, पिछले 9 सेशन ऐसे जा चुके हैं हर साल, जिसमें उनकी पगड़ी का रंग भी बदलता है। इस दफा भी उन्होंने राजस्थानी कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। अब पीएम मोदी ने इस तमाम स्पीच का जो थीम था वो तो नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट पे रखा, मगर हम बात करेंगे उन्होंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए उनके बारे में। आप क्या राय रखती हैं, कौन से वो टॉपिक्स थे, आपकी नजर में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसका? मैं विश सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है उन सबको मैं विश करना चाहती हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पूरी पाकिस्तान की जानिब से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और यकीन करें मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह उन्होंने सेलिब्रेट किया। लाल ज़्यादा दूर ना जाएं, जो रैली कश्मीर में निकाली गई कितना ज़बरदस्त जो थे व्यूज़ थे, किस तरह लाल चौक में झंडा लहराया गया और उनका तिरंगा जो है वो उनकी पूरी रैली निकली और बड़ा ज़बरदस्त सीन था।
वो सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे उसके बाद मैं रात को बहुत एक्साइटेड थी, और एक्साइटमेंट इस बात की थी कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे था, उसमें हर साल उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पिछले 9 सालों से स्पीच करते आ रहे हैं, और वो स्पीच वर्ल्ड वाइड सुनी जाती है, और मैं उस स्पीच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और इतनी शायद मैं अपने मुल्क के इंडिपेंडेंस डे के लिए भी मैं मेरे एक्साइटेड ना बाहर हो। यही कहने वाली थी कि इतना एक्साइटेड शायद हम 14 अगस्त के लिए नहीं थे, क्योंकि सारी ऑडियंस जो है ना वो वहां से लिंक करती है, तो मैं खुद 15 अगस्त के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। बिल्कुल, तो महविश एक्साइटमेंट तो होती है जब आपके जो पड़ोसी मुल्क है, जब इतनी अच्छी अचीवमेंट कर रहा हो, तो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड वाइड इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही हो, तो जब वो इंसान को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, इतना अब यानी कि उनको ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं वो। तो जब वो वर्ल्ड लीडर का एक खिताब उनको दिया जाता है ना, तो फिर वो उनकी हर चीज़, यानी कि उनके हर एक प्रोग्राम, हर जो एक प्रोजेक्ट है, वो जो स्टार्ट करते हैं, उस पे भी उनकी नज़र होती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं उनकी कारकर्दगी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, कि जिस तरह उन्होंने इंडिया को बड़ा ग्रो किया है। और आज की स्पीच के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, जो लाल किला में शुरू की गई, और लाल किला में उन्होंने अपनी स्टार्टिंग स्पीच में ही कहा कि मैं जो है मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो मतलब कहीं तो बहुत सी बातें, इंटरनल इश्यूज भी डिस्कस किए, एक्सटर्नल इश्यूज भी डिस्कस किए, पास्ट के एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो चलाने हैं, लगाने हैं, वो सब जो है वो शेयर किया गया, और बहुत ज़बरदस्त था, जिस पे मैंने पूरे नोट्स बनाए, उस पे मैं प्रोग्राम करने ही वाली थी, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे उनके स्लोगन्स बड़े पसंद हैं। उन्होंने ये कहा कि अगले साल मैं इसी जगह पर खड़ा होकर तिरंगा लहराऊँगा, यानी कि उनको ये पता है कि अगले साल, यानी कि इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने ये कहा इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने ये कहा कि अगले साल भी मैं इसी जगह पर खड़ा होकर 77 इंडिपेंडेंस डे पर जो है स्पीच दूँगा, और इसका मतलब उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि अगला टेन्योर भी उन्हीं का है, और उनका स्लोगन ये होगा 77 इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि वो अपनी नेशन को हमेशा प्योरिटी पे रखते हैं। उनकी यार, हर इंसान की प्योरिटीज होती है ना महविश। फॉर एग्जांपल मेरी प्योरिटीज हैं प्रोग्राम्स करना, हर इंसान की एक स्पेशलिटी होती है कि वो किस चीज में एक्सपर्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगले साल भी मैं इस तरह और अपनी नेशन को आगे लेकर जाऊंगा। तो और जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स की बात की, उन्होंने बात की वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड की बात की, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद वन वर्ल्ड वन हेल्थ की बात की। मैं विश आपको पता ही होगा कि इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है, कि एशिया में वर्ल्ड वाइड कितना ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस है, और वो पूरे वर्ल्ड में किस तरह तरक्की कर रहा है, और दूर दूर से लोग, यानी कि इवन के पाकिस्तान और इंडिया के इख्तलाफात होने के बावजूद किस तरह इंडिया जो है वो अपने मेडिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए, पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग जो जाते हैं अपना इलाज करवाने के, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, इवन के मेरे फादर के खुद की भी जो है ट्रांसप्लांट होना है, तो इस वजह से मुझे जो है वो ज़्यादा पता है कि ट्रांसप्लांट वहाँ पर कौन-कौन से हॉस्पिटल में ज़्यादा जो है वो आपको अच्छे से आपका हो सकता है। तो मैं इंडिया के जो मेडिकल सेक्टर की इस बात पर भी पर्सनली एक्सपीरियंस करके भी बहुत तारीफ़ करूँगी, और इस बात पर उन्होंने ये स्लोगन चलाया, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। और इस हेल्थ की अगर बात की जाए, तो कोविड पेंडेमिक में देख लेते, जब कोविड पेंडेमिक में इंडिया ने अपने मुल्क में मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू वैक्सीनेशन बनाकर उस अमल को आम किया, और पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन, गली-गली, कूचे-कूचे, गाँव-गाँव, हर जगह उनकी वैक्सीनेशन को हमने जाते हुए देखा, यूज़ होते हुए देखा। तो इस बात पे उन्होंने यानी कि अपने अवाम की हेल्थ पर भी बहुत फ़ोकस किया, बल्कि पूरे अपने अवाम की नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि वन वर्ल्ड में, यानी कि पूरी दुनिया ही आ जाती है ना महविश, तो वन वर्ल्ड वन हेल्थ, यानी कि सबकी सेहत सबके लिए, और वो उनका एक है सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरह का, मुझे, अब मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे एग्ज़ैक्ट तो नहीं आता, लेकिन सही इस तरह कहते की बहा, स्लोगन वो है। हमेशा से ये कहते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी धरती हमारी माँ और सबकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। ये चीज इंडिया की बहुत अच्छी है, इंसानियत के लिए काम करना। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, उसके बाद उनका स्लोगन रहा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इससे पता चलता है कि वो अपने किस तरह इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाया, किस तरह वो उनकी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में काम काम कर रहे हैं। और फिर हमने देखा
कि वो जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आ जाती हैं कि जिस तरह वो अपने इंडिया को डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं। आपने देखा कि आने वाले 5 सालों में इंडिया ने जो है उन्होंने प्रॉमिस किया, यानी कि पूरी दुनिया की नज़र उन पर थी और बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने बैठकर कहा कि मैं आने वाले टाइम में, आने वाले 5 सालों में इंडिया को तीसरी बड़ी सुपर पावर बना दूँगा। और इससे पहले आपने देखा होगा आईपीटीओ जो कॉम्प्लेक्स की इनॉग्रेशन की गई, उसमें भी उन्होंने अपनी आवाम से प्रॉमिस किया कि अगले साल जो है थर्ड टर्म के टेन्योर में मैं इंडिया की जो इकोनॉमी है थर्ड रैंक पर ले आऊँगा, मेरे सबसे प्रॉमिस है, इस तरह उन्होंने कहा। और तो ये इससे पता चलता है ना, फिर इंडिया का जो ट्रेडिशनल जो एक कल्चर है फिर वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपने उनकी कैप देखी, राजस्थान की वो यानी कि केसरी रंग में वो उन्होंने वो पगड़ी पहनी हुई थी, यानी कि वो अपने मुल्क को जो है वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और आगे चलते हैं। एक और अचीवमेंट है जो कि मुझे बड़ी पसंद आई, बल्कि 2 अचीवमेंट्स मुझे बड़ी पसंद आई थी महविश, वो ये हैं कि आपको पता है कि इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है, आयुर्वेद कहते हैं, हाँ जी, आयुर्वेद जो है वो कोलैबोरेट करने जा रहा है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा आने वाले टाइम में इंडिया का आयुर्वेद यानी कि मेडिकल सेक्टर कोलैबोरेट करेगा डब्ल्यूएचओ के साथ, और इसका ऑफिस जो है वो इंडिया में होगा। ये भी उन्होंने वादा किया अपनी आवाम से। और मतलब इसके वर्ल्ड साथ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस भी अब हिंदुस्तान में अपना ऑफिस रखेंगे। नाइस, ग्रेट। बिल्कुल। उसके बाद एक और जो मुझे बड़ा पसंद आया उनका एक कि एग्रीकल्चर सेक्टर, आपको पता है कि गली-गली, देहात और हमारे मुल्क में भी इतने गाँव हैं, वहाँ की ख़वातीन हमें पता है कि जिस तरह वो डिप्राइव की जाती हैं, किस तरह सफ़र की जाती हैं। तो उन्होंने उन महिलाओं के लिए यानी कि अपने मुल्क की महिलाओं के लिए ये कहा कि एग्रीकल्चर ड्रोन, आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जब आप अपने मुल्क में लेकर आते हैं, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट करता है। अब पाकिस्तान की बात ले लें, हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए हमारा पीछे चला गया कि हमने वो पुरानी टेक्नोलॉजीज में अपग्रेड ही नहीं सही, किया। इनोवेशन नहीं की है उसके बाद। बिल्कुल, इनोवेशन ही नहीं की, जिस वजह से वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन होता था ना, आज वही जो वो बोन है उसके टुकड़े-टुकड़े हो चुके हैं और वो बोन बिखर-बिखर के जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर उसका बर्दाश्त, वो भार ही नहीं बर्दाश्त कर सका, ये सीन हुआ है। ऐसा ही। अब उन्होंने मर्दों के लिए नहीं, खवातीन के लिए कहा कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, एग्रीकल्चर ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो मतलब गाँव की महिलाएँ हैं उनको उनको सिखाया जाएगा कि किस तरह जो है एग्रीकल्चर ड्रोन चलाए जाते हैं और किस तरह इन चीज़ों को एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आप काम कर सकते हैं। यानी कि ख़वातीन एक ऐसी मतलब मेरे ख़्याल से मुझे मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ख़वातीन के अंदर एक ऐसी पावर होती है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। वो कहते नहीं, एक मर्द को आसमान पे भी पहुँचा सकती हैं, एक मर्द को ढेर करके ज़मीन पर भी लेकर आ सकती हैं। तो यही हिसाब मैं कहती हूँ कि अगर वो अपनी महिलाओं को अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो मतलब यानी कि गाँव की औरतें हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो काम करेंगी ना। तो ये एक सही उनका एक इनिशिएटिव मुझे बड़ा अच्छा लगा। आने वाले टाइम में उन्होंने ये वादा किया अपनी आवाम से। फिर हम देख लेते हैं और भी इनकी काफ़ी उन्होंने डेमोक्रेसी पे बात की, डेमोग्राफी पे बात की, डाइवर्सिटी पे बात की। अच्छा, एक और बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो एक स्लोगन मैंने नोट भी किया, लिटरली यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, और ये है कि नो इफ्स और बट्स ऑन इंडिया ग्लोरियस फ्यूचर। यानी कि कोई भी इफ और कोई भी बट इंडिया के ग्लोरियस फ्यूचर में रुकावट नहीं बनेगा। तो मतलब ये अगर ये होता तो हम ये कर लेते, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं अगर हमारे पास इतना सरमाया होता तो हम ये कर लेते, हमारी आवाम ऐसी होती तो यानी कि हम ये 3 करते। बिलियन डॉलर का हमें लोन मिल जाता तो हम ये कर लेते, वो हाँ कर हाँ हाँ, लेते, मतलब कर इफ्स लेते। एंड बट्स को निकाल दिया। दैट्स अमेजिंग यार, हैट्स ऑफ टू देम, अमेजिंग। आगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो और भी मतलब अभी मैं ये सिर्फ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच है हल्का फुल्का डिस्कस कर रही हूँ। फिर उन्होंने और भी काफी चीजों पर डिस्कस किया, मणिपुर वाला वाकया भी डिस्कस किया कि कुछ लोगों को यानी कि हमारी जो महिलाओं को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, उसके लिए भी हम जो है अमन के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि उस मतलब वो एक स्पेसिफिकली यहाँ पर जब आपको पता है कि आपके मुल्क से कोई इस तरह की चीज निकलती है तो आपको इर्द गिर्द के लोग जो है ना वो ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। भाई एक बड़ा नाम आप आसमान को छू रहे होते हैं ना, तो आपके वो छोटी छोटी पॉइंट्स को भी पकड़ कर ना आपको करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस पर अब्र हासिल करते हुए इस पर भी इसका हल निकाल रहे हैं, और रियलाइजिंग ग्रीन पर भी बड़ा फोकस किया। उसके बाद हमने वुमेन वाले सेक्टर पर उन्होंने खास तौर पर फोकस किया, और उन्होंने जो वुमेन्स के लिए काम किया, मैं हेड्स ऑफ। और
वेल्थ कंडीशन के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया। और भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे महविश, मैं आपको सॉरी 1 मिनट बताती हूँ। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के बारे में क्या कहोगी? वेदर एग्ज़ैक्ट कंडीशन को लेके हाँ वेदर मुझे वेदर के बारे में देखें, आपको पता है कि जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर जो है आलूदगी भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा है ना? आप देखें अब चाइना, अब वर्ल्ड ऑर्डर पे अगर बात करें, जैसे G7 मीटिंग्स होती थी, उसमें एक इशू वेदर का उठाया जाता था, क्लाइमेट का उठाया जाता था, सबसे ज़्यादा ब्लेम किया जाता था चाइना को और इंडिया को, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दैट्स व्हाई जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर आलूदगी भी ज़्यादा हो जाती है। तो ग्रीन इंडिया यानी कि रियलाइजिंग ग्रीन करने का मकसद उनका ये था, वेदर को सही करने का मकसद ये था कि पूरी दुनिया को इससे फ़ायदा पहुँच सके, यानी कि आलूदगी ना हो, यानी कि जो वबाएँ हैं, बीमारियाँ हैं, ये ख़त्म कर दी जाएँ। जिस कंट्री में फॉरेस्ट वगैरह को अगर केयर की जाती है, ग्रीन एनर्जीज़ का ख़्याल रखा जाता है और कॉइल वगैरह जो ये जलाए जाते हैं, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आपने देखा कि वो दुनिया का पहला बड़ा सोलर पावर वाला कंट्री इंडिया बनता जा रहा है, यानी कि उन्होंने एनर्जी को भी ज्योग्राफी पे बहुत ज्यादा फोकस करने को कहा है रे बाहा। एग्जैक्टली ये यहाँ से वेदर और क्लाइमेट का भी उन्होंने हल निकाल लिया है, ठीक है जी। और हम हमेशा ब्लेम करते थे इंडिया को, और आज देखो इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये चीज़ों पे भी उन्होंने डिस्कस किया। लेकिन उसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं जनाब, जो वर्ल्ड लेवल पर उनको इंडिपेंडेंस डे विश किया गया। मैं विश, आपको पता ही होगा कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और उन्होंने उनके साथ हमेशा इख्तलाफात रहते हैं, ठीक है, कि फ्रांस ने ऐसे कर दिया, फ्रांस ने वैसे कर दिया, मतलब हमारे इख्तलाफ रहते हैं हमेशा उस कंट्री के साथ। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, सॉरी आपको टोक रही हूँ, लेकिन हमारे किसके साथ नहीं रहते, सबके साथ ही रहते हैं। अच्छा मैं भी सुन लेना, ये फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस डे विश किया हिंदी में लिखकर। आप समझ सकते हैं, हिंदी में लिखकर फ्रांस के कोई इतनी मेहनत कैसे करे, कोई इंग्लिश में भी कर दे, इंग्लिश में भी सबको समझ आता है, इंग्लिश में लिखकर आप इंडिपेंडेंस डे विश कर दो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हिंदी का इस्तेमाल किया और हिंदी का इस्तेमाल करके उन्होंने इंडिया को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश किया। तो ये एक बहुत बड़ा स्टांस और बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं, इंडिया के सॉफ्ट पावर इसी से नजर आती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिया को विश किया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी कि इंडिया को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहा। उसके बाद हमने देखा कि पुतिन ने भी इंडिया के यानी कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी उनको विश किया, इंडिपेंडेंस डे विश किया। अब पाकिस्तान पे आ जाते हैं। पाकिस्तान, नजरें तो हमारी 14 अगस्त पे भी होती हैं जनाब महविश, ठीक है, और आपने देखा कि हमारी गवर्नमेंट से चली गई असेंबली जो थी वो टूट गई, और उसके बाद अब हमारे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर वो नहीं है, अनवारुल हक उनका नाम है। तो वो अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है उन्होंने भी कोई इतनी खास स्पीच नहीं की 14 अगस्त को लेकर, और हमने देखा कि फ्लैग की जिस तरह डिरिस्पेक्ट की गई हमारे, ये एक बहुत मुझे बुरा लगा, बुरा इन अ सेंस इस तरह लगा कि हमने अपनी सॉफ्ट इमेज को कहाँ पर स्टैंड करवाया और इंडिया ने अपनी सॉफ्ट इमेज को कहाँ पे स्टैंड करवाया, इससे ये पता चलता है। अब आपने देखा 14 अगस्त पहले हम आज़ाद हुए, हम कहते हैं हम सबसे आगे, हम पहले एक दिन पहले आज़ाद हो गए थे जनाब। तो 14 अगस्त को जब आप पता है कि सारे पाकिस्तानी जो एलीट क्लास है वो पाकिस्तान यानी कि 14 अगस्त को मनाने के लिए टिकट कटवा कर दुबई चले जाते हैं, और वहां पर जाकर उनको मजा आता है कि भाई बुर्ज खलीफा हम लोगों ने देखना, और बुर्ज खलीफा जो है उसको देखे बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। और क्योंकि वहां पर कोई जो मतलब किसी भी कंट्री का अगर इंडिपेंडेंस डे हो उसका फ्लैग आइकन वहां बुर्ज खलीफा पर जो है वो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले किया जाता है, सही है। एग्जैक्टली तो 12:05 हो गए, 7 मिनट हो गए, किसी पाकिस्तानी ने वीडियो बनाई और ये वीडियो वायरल की गई पाकिस्तान की जानिब से। ये मैं किसी और कंट्री की वीडियो नहीं बता रही हूँ, ये पाकिस्तानी ही थी वो महिला। पाकिस्तान की निदा एक टिकटॉकर है, उसने ये वीडियो डाली, रिदा नाम है उसका, उसने टिकटॉकर ने वीडियो डाली और वो वीडियो यूं मिलियंस में गई है। अवाम पागल हो गई देख के कि व्हाट द हेल, बुर्ज खलीफा ने हमारा झंडा नहीं डिस्प्ले किया। तो अब देखिए वो पाकिस्तान का तो चले चले हम फ्लैग नहीं लगाया, चले ठीक है, सारी आवाम देख दुख के घर आ गई कि पाकिस्तान का फ्लैग ही नहीं लगाया गया यार। अब दूसरी जानिब एक दिन गुजरा, अब आपको पता है इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था, अब रात 12 बजे इंडिया का जो फ्लैग है वहां पर डिस्प्ले किया गया बुर्ज खलीफा पर, और एक ह्यूज
अमाउंट के जो लोग थे वहाँ पर मौजूद थे, वो दुबई में इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इससे पता चल रहा है कि अब दुबई यानी कि यूएई गल्फ कंट्रीज़ का जो झुकाव है वो इंडिया की जानिब हो रहा है। ऐवी नहीं एक 100 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो कश्मीर में जा रही, ऐवी नहीं टू अगर पूरे गल्फ को मिलाया जाए सिर्फ सऊदी अरब और यूएई की इन्वेस्टमेंट मिला लें तो 200 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में जा रही है। और पाकिस्तान में अगर मैं आपको ये फैक्ट बताऊँ तो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जीसीसी कंट्रीज यानी कि पूरी गल्फ की जो कंट्रीज हैं वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है 29 बिलियन डॉलर्स की सिर्फ पाकिस्तान में आ रही है। तो डिफरेंस आप खुद फील कर लें कि कितनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट वहां पर जा रही है और पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी सॉफ्ट इमेज को बेहतर करने के लिए मेहनत करें, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करें, अपनी चीजों को बेहतर करें और हम फ्यूचर की मतलब लॉन्ग टर्म, ये एक होता है ना शॉर्ट टर्म प्लान, हमें चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म प्लान को देखकर चले। अब पाकिस्तानी अवाम यानी कि 3 बिलियन डॉलर्स का जो लोन मिला है हमें, जो हमें आईएमएफ कंट्रोल करी है, ऑब्वियसली उनकी भी गलती नहीं है, हम लोन ले रहे हैं। अब मैं अगर मैं भी आपको उधार दूंगी तो मैं तो आपको अपनी अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी ना। तो उन्होंने भी अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। तो ये एक सारे वाकयात हैं कि आईएमएफ हमें अपने तरीके से करी है कि पेट्रोल की इतनी कीमतें होनी चाहिए, इतनी कीमतें होनी नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में हमारे मुल्क में टांगे चलने शुरू हो जाने हैं और वहीं पे 90s का दौर वापस आ जाना है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत जिस तरह आसमान को छू रही है तो आवाम तो या तो अपने घर के अखराजात पूरे करेगी या फिर एक टांगा डाल लेगी, फिर ऐसा करेगी कि वो मतलब पेट्रोल की जरूरत पूरी करेगी। मुझे भी वो दिन दूर नजर नहीं आ रहा है, यही हालात चल रहे हैं और यही सिनेरियोज अगर रहे तो सच में तुम्हें और मुझे भी तांगे खरीदना पड़ेगा। सही हो गया। खैर रिबाहा, थैंक यू सो मच, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी प्रोडक्टिव डिस्कशन, होपफुली हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आई होगी। आज 15 अगस्त और आज के ही दिन पीएम मोदी जी ने डिबेट दिया, रिबाहा ने इतना कीनली ऑब्जर्व करके उसके नोट्स बनाए हुए, शायद रिबाहा को पता भी नहीं होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या बोला है, और पता भी कैसे होगा, उन्होंने बोला ही कुछ नहीं है। खैर थैंक यू सो मच रिबाहा फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग फर्दर वीडियोस मेरे और रिबाहा के चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे मेरे गेस्ट को दें इजाजत, मिलते हैं फर्दर वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक मैं भी एक लास्ट मैसेज देना जी चाहूंगी जी 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 और जरूर और, जरूर। और वो लास्ट मैसेज ये है कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, या आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की, इस तरह तरक्की करते रहें और यूं ही खुश रहें। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हमारे पूरे पाकिस्तान की जानिब से, खासतौर पर मेरे और रिबाहा की तरफ से आज़ादी मुबारक हो आप लोगों को। बाय।